जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर है। IREDA के ऊपर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनना ज़रूरी भी था। क्या हो रहा है ऐसी कंपनी में और हमें किस तरह से देखना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको समझिए कि IREDA, PFC, REC इन सबको इतना डीप में एनालाइज क्यों किया जाता है और क्या सोचा जाता है। मैं पिछले करीब करीब नहीं करके भी 5 से 6 महीने हो गए, जब हम साप्ताहिक मार्केट अपडेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अमर अकबर एंथनी के नाम से 3 शेयर्स लेके चलते हैं, REC, IREDA और PFC। मैं पिछले 6-7 महीने से क्लियरली बोल रहा हूँ कि इन सब कंपनीज में, हाँ, PFC, REC में मुझे कोई डाउट नहीं है, जिस हिसाब से उनका वैल्यूएशन है वो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के लेवल पर है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी IREDA मैं कब से कह रहा हूँ कि थोड़ा कंपेरेटिवली महंगा लग रहा है और उसके लेवल्स में स्टॉप लॉस काफ़ी पहले लग चुका है। तो स्टॉप लॉस लगने के बाद में आपको एग्जिट करना आना चाहिए और रुकना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस लग गया हमको वापस एंटर करना है, वेट करिए। तो इसी चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो है, बट इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। और अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है जहां पर आपको मार्केट का एग्जैक्ट व्यू पता पड़ता है, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में पता पड़ता है, तो इसके वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा मिलते जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब इस तरह के कोई वीडियोस बनाता हूं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़। इस कंपनी में थोड़ी बहुत न्यूज़ चल रही है, क्या चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड, विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। थर्ड, मुझे बिजनेस के बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करना है आप लोगों को, ताकि आपको समझ आए कि IREDA को हम किस विजन से देख सकते हैं। एंड फोर्थ, टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताता हूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। इस कंपनी के Q3 के डिसबर्समेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब पहले समझो कि कंपनी करती क्या है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको ये फाइनेंस करती है। अब जब ऐसी कंपनी फाइनेंस करने जाती है, दैट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड है, सोलर, विंड, हाइड्रो, इन सबको ये फाइनेंस करती है। तो मतलब एक तरह की उनके लिए बैंक हो गई बराबर। अब इनका मेन काम क्या है, इन लोगों को, इन वाले प्रोजेक्ट्स को क्या करना, लोन देना। अगर इन प्रोजेक्ट्स को लोन मिलेगा तो इनसे ब्याज आएगा और जो उनकी इनकम होगी। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बोल देती है, अरे हमारे तो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा हाइड्रो का आ रहा है, सोलर का आ रहा है, उसको फाइनेंस करने के लिए हमने IREDA को बोला है। अरे भाई, बोल तो दिया, तुमने लोन बुक बना दी, लोन बुक मतलब तुम्हें ऑर्डर्स मिल गए, उसका डिसबर्समेंट तो लो। जब तक डिसबर्समेंट नहीं लोगे तब तक पैसा हमारे पास ब्याज के नाम पे आएगा थोड़ी ना। तो एक ये बहुत ही बड़ी कंसर्न होती है कि डिसबर्स कितना हुआ। डिसबर्स मतलब रियल में लोन दे दिया। एक होता है लोन को सैंक्शन करना, सैंक्शन मतलब आपका अप्रूव हो गया कि इतना आप ले सकते हो, और दूसरा होता है लेना। आप ब्याज किस पे लोगे, जो आप ले रहे हो। अप्रूवल पे कौन देता है ब्याज। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि Q3 में इनका डिसबर्समेंट 44% से बढ़ा है पिछले साल के Q3 से, अगर मैं कंपेयर करने जाता हूं तो, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। मार्केट सेंटिमेंट्स को देखकर अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया ये वाला कंपनी, बट एट द एंड ये वाली न्यूज़ तो कंपैरेटिवली काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है। ऑन द सेकेंड नोट, ये वाली कंपनी 52 वीक लो पर चल रही है और 52 वीक लो इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जैसा दिख रहा है, दैट इज़ 124-125 के करीब करीब, विच इज़ वेरी क्रिटिकल। कोई भी कंपनी अगर अपने 52 वीक लो के नीचे चली जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ना, वो ब्रेकडाउन अगर हो गया तो दिक्कत आती है टेक्निकली। हाँ, अगर आपको इसी तरह से टेक्निकल्स और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि 14 फरवरी से नई बैच चालू हो रही है जिसकी, तो डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स। आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। और ये वीकेंड क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, जिसके लेक्चर्स आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे अगर आपने कभी अटेंड नहीं किया है तो। मेरा विजिलेंस आप सबके ऊपर होता है, क्योंकि मैं हर बैच में सारे स्टूडेंट से बात ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेके, कि मेरे को ऐसा लगा सिर्फ वीडियोस से बात करके ज़रूरी नहीं है, हमारा 1-to-1 कनेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए बैच साइज थोड़ा मैं छोटा लेता हूँ। तो टेक्निकली भी अगर मैं देखूँ, 125 का इसका क्रिटिकल सपोर्ट था, जो टूटा है, जो टूट सकता है रादर। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, कंपनी के जो अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें रेवेन्यू 2130 करोड़ पे है, जिसको अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा तो 1700 करोड़ के करीब करीब था। तो अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 20% रेवेन्यू बढ़ा है, दैट्स अ गुड पॉइंट, राइट।
ऑपरेटिंग मार्जिन की हम लोग बात करते हैं, जो 548 करोड़ था वो बढ़कर अभी 714 करोड़ हुआ है। मेरे को एक पॉइंट है ना इसमें थोड़ा पॉजिटिव लगता है, वो ये है जहां पर 100 रुपए पर ये पहले 32 रुपीज कमा रहे थे, अब ये 100 रुपए पर 34 रुपीज कमा रहे हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। इसमें दो राय नहीं है, ये अच्छी बात है, राइट। तो ये तो बढ़िया चीज़ थी। मेरे को ये वाला रिजल्ट इतने खराब नहीं लगे थे जिस हिसाब से मार्केट ने दिया, क्या वो अलग बात है यार। निफ्टी अगर सपोज 26,300 से गिर के 25,000 पे आ जाएगी, मतलब 5 to 6% अगर निफ्टी गिरती है, तो आपको क्या लगता है स्टॉक प्राइस चल, ये स्टॉक्स चलेंगे क्या? पहले से ही पिटे हुए थे और पिट गए, राइट। अब ये मेटल सेक्टर तो है नहीं कि कुछ भी हो इंटरनेशनली उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उनके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। भाई साहब हिंद कॉपर को एक बार देख लो, राइट। तो ये सब चीज़ें ठीक है। सितंबर क्वार्टर से अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊंगा तो वो भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो उधर भी थोड़े थोड़े बड़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ है, बट ठीक है, वांदा नहीं है। अब इसमें एक पंगा रहता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसका मतलब हुआ कि मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो वो लोन का रीपेमेंट मुझे कर रहा है या नहीं, उसका ब्याज मुझे आ रहा है कि नहीं, ग्रॉस एनपीए बोलते हैं उसको। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट इनका पिछले क्वार्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मतलब देखूं दिसंबर 24 से, तो थोड़ा सा बड़ा है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर दीज कंपनीज। गवर्नमेंट को तो तुम फंड कर रहे हो यार, अब गवर्नमेंट को फंड कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है या किसी और को अगर तुमने दे दिया, क्योंकि इन्होंने अभी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दिया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बिजनेस वाला पॉइंट मेरे को आपसे थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो इनके ग्रॉस एनपीए थोड़े बड़े हैं और नेट एनपीए जो होते हैं वो थोड़े से ही हैं, 2% है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे है नहीं। प्रमोटर के पास 71% फ्लैट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ आई आईज 2% है, डी आई आईज ने थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक के पास 25% से कम है होल्डिंग। जब पब्लिक के पास 25% से कम होती है ना, तो ये पॉजिटिव बात होती है, इट्स अ गुड पॉइंट। मतलब इफेक्टिवली फाइनेंशियल्स देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन पे आते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 19 का, इंडस्ट्री का भी 19 पे है, बट हमारे कंपैरिजन में 3 कंपनी आती है, अमर, अकबर, एंथनी, IREDA, REC और PFC। अब PFC और REC का देखोगे उनका ल्यूक्रेटिव है, इसका 19 पे है पी रेशियो, उनका 5 और 6 पे है। तो भाई साहब दिक्कत तो है, मतलब इन द सेंस वो वाली दिक्कत नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बट PFC REC फिर ल्यूक्रेटिव लगेंगे ना। तो फाइनेंशियल्स ठीक है, स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं है। लेट्स कम टू द बिजनेस पार्ट। सोलर में और थर्मल में इनका 26% का एक्सपोजर है, वहां पर 26% करते हैं। 16% इनका विंड में है, विच इज गुड इनफ। हाइड्रो में 11% है। मैन्युफैक्चरिंग को भी ये लोन दे रहे हैं, जहां से वो एनपीए चालू हो गया 6% का। स्टेट फैसिलिटी को 18% इन्होंने लोन दिया हुआ है, दैट इज गुड। इथेनॉल में भी इन्होंने, इथेनॉल की जितनी भी कंपनीज है वहां पर भी 7% का लोन दिया हुआ है, मतलब ये हर जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अगेन अ गुड पॉइंट। सेकेंडली, राजस्थान में इनका 15% का स्टेक है। आंध्रा पेट्रोल, दिमाग में आंध्र पेट्रोल चल रहा है। आंध्र प्रदेश 15%, कर्नाटका 13%, तमिलनाडु 9%, गुजरात 8%, तेलंगाना 8% और महाराष्ट्र 7%, बाकी स्टेट्स में 26%। मतलब फैला हुआ बिजनेस है। एक चीज़ डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और दूसरी चीज़ ये लोग हर जगह फैला भी रहे, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अब ऐसी कंपनी को हम विजन कैसे करें, कैसे देखें? आप सोचेंगे अगर मैं ऐसी कंपनी को कुछ समय के लिए ले लूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न मिल जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए बजट का सपोर्ट। बजट का सपोर्ट मतलब बजट आने वाला है, बजट में अगर इस कंपनी के लिए या इस सेक्टर के लिए बोल दिया गया कि अभी हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसका हम लोग जो बेनिफिट है, जिसका हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो IREDA को देंगे, ये रॉकेट होगी। बजट में आ गया कि अभी हम लोग इस साल किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट्स को इतना नहीं देख रहे हैं, तो वो कंपनी नीचे एकदम से डिप नहीं करेगी, थोड़ी स्टेबल चलेगी। रीज़न आपको बताता हूँ। एक तो पहली चीज़ 52 वीक लो पे, और दूसरी चीज़ इनके पास लोन्स का सैंक्शन बहुत है, डिसबर्समेंट का इशू है। अब देखो क्या होता है, आपके लोन सैंक्शन हो गए, डिसबर्समेंट, आपने लोन इतने ज़्यादा है आपके पास, डिसबर्समेंट आप इतना कर रहे हो बराबर, तो आपको ब्याज इतने पे आएगा। ये आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा हो। अब अगर ये वाला लोन को मैं इतने से बढ़ा के इतना कर दूं, डिसबर्समेंट को इतना कर दूं, तो भी ये पॉजिटिव बात है। अगर लोन बहुत बढ़ा दिया और डिसबर्समेंट में उतना ही कर रहा हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां पे फ्यूचर ब्राइट है। ऑन द कंट्री, अब लोन इतना ही है, अब मैं डिसबर्समेंट करना चाह रहा हूं इतना, तो अभी प्रॉफिट है बट बहुत ज्यादा डूबत नहीं है। इसको मैं वापस एक बार फिर आपके लिए समझाता हूं। 1,000 करोड़ का अगर आपके पास सैंक्शन है, आप डिसबर्स करते हो 100 करोड़, मतलब 10% आप डिसबर्स कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया अब आप 1,000 करोड़ का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम आपको 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, तो डिसबर्समेंट तो आप 100 करोड़ से 150 करोड़ ही कर पाओगे ना, पैसे भी तो हो आपके पास, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ले भी तो सही। तो ये तो फिर भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ ही करेंगे। अब यहाँ पे ये 100 का 150 करोड़ फिर भी करेंगे ना, तो पॉजिटिव नहीं है बट नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ताकत ही उतनी है,
राइट तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत की बात ज़्यादा देर नहीं, आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, 5-5 8-8 साल रखो इसी कंपनी को, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग सुपर मल्टी बैगर रिटर्न्स, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का रुझान क्या है। एज ऑफ नाउ अभी बजट देखना पड़ेगा जिसमें ये पता पड़े कि यार अगर गवर्नमेंट का इनका रुझान बढ़ गया टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी तो जाके इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, अगर नहीं तो स्टेबल रहेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से एक्सपेक्टेड मेरे को तो नहीं दिखती। राइट टेक्निकली 125 का एक लास्ट सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो दिक्कत आएगी। ऊपर जाने पे 140 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, 140 के बाद 170 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, तो जाए तो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मेरा स्टार्टिंग में एक जगह स्टॉप लॉस लग गया था, जब मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में बता भी दिया था इस चीज़ को, तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी इन्वेस्ट करने का सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि मेटल कंपनी इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, अभी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं। हाँ बट अगर बजट में आ जाता है कि इन कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है, देन आई विल थिंक, एंड देन आई विल थिंक अबाउट पीएफसी आरईसी, बिकॉज वैल्यूएशन उनके बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे को थोड़े ठीक लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा, और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा भी लगा है, ज्वाइन कर लेना वो अपना जो ग्रुप है ना, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑल द कंटेंट वेरी क्लियरली। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।